हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 6 जुलाई 2024। आज का जो न्यूज है करंट अफेयर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला है डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ ने अभी एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है रुद्रम 1 मिसाइल। अब रुद्रम 1 मिसाइल क्या है? ये भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कहीं दुश्मन का टारगेट है, अब दुश्मन का रडार है, तो ये जो मिसाइल वो क्या करेगा, जो रडार है दुश्मन का उसको पता लगाएगा और उसको एकदम खराब कर देगा, और जो भी टारगेट है उसको जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। ये होता है एंटी रेडिएशन मिसाइल का, जो कि पहला भारत का डेवलप हो गया और सक्सेसफुली टेस्ट भी हो गया। उसको कौन टेस्ट किया है? डीआरडीओ ने, और डीआरडीओ ने ही इसको बनाया भी है। ध्यान दीजिएगा। ओके, रुद्रम 1 मिसाइल सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, जान दीजिए, टेस्टेड बाई डीआरडीओ और बनाया भी गया है डीआरडीओ द्वारा, और भारत का पहला इंडिजिनस फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ध्यान दीजिएगा। अब दुश्मन के जो रडार है उसको पता करेगा और उस रडार सिस्टम को ध्वस्त कर देगा, और उसके बाद जाके टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। समझना क्या मतलब? रडार को क्या करेगा? चकमा दे देगा एक तरीके से। रडार, दुश्मन का जो रडार है हमारे मिसाइल को क्या ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये तो बात हो गई। अब इसका रेंज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस टाइप का मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस है या एयर टू सरफेस है? कैसा मिसाइल है? समझा गया? ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। पहली बात, एयर टू सरफेस मिसाइल है। और इसका रेंज क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल, इसकी जो रेंज है, ध्यान दीजिए, 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक है। 15 किलोमीटर तक मतलब शॉर्ट रेंज के लिए। और ये डिजाइन किया गया है फॉर सुखोई 30 MKI के लिए डिजाइन किया गया। जो इंडियन एयरफोर्स की तो सुखोई 30 MKI है, उसके लिए यह डिजाइन किया गया, और भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल है। समझना क्या? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि भारत का पहला इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए प्लीज, और हमारी आवाज के लिए आप थोड़ा सा माफ करिएगा। आप लोग लग रहा होगा बहुत दिन से हमारी आवाज गड़बड़ है। ओके, दूसरा, भारत का वो कौन सा ऑलराउंडर है जो फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर है जिसे T20 में, इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला रैंक मिला है, नंबर 1 स्पॉट मिला है T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में? कौन सा है? भारत का पहला ऑलराउंडर है, ध्यान दीजिएगा, हार्दिक पांड्या। ओके, इंडिया फर्स्ट, मतलब अब पहला, फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू गेट नंबर 1 स्पॉट इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट, अब ध्यान दीजिएगा, पहले ऑलराउंडर है इंडिया का। आज तक कोई ऐसा बना नहीं जो T20 में पहला रैंक हासिल किया हो इंटरनेशनल T20 रैंक क्रिकेट में। समझना कौन है वो? हार्दिक पांड्या। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं।
इन्होंने T20 कब स्टार्ट किया था? हार्दिक पांड्या जी। तो इन्होंने पहला T20 मैच कब खेला था? 2016 में खेला था। थोड़ा सा इनका स्टैट्स जान लेते हैं। अभी तक इन्होंने कितने मैच खेले? 100 मैच खेले T20 के। ओके, T20 के कितने मैच खेले? 100। और 100 में से 77 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है। ध्यान दीजिएगा, 77 इनिंग्स में बैटिंग की है, इसमें टोटल 1492 रन बनाया और 71 इनका बेस्ट है नॉट आउट। 71 इनका बेस्ट है नॉट आउट। और 100 मैच में बॉलिंग की है, बॉलिंग जो है पूरे मैच में की है। और 84 विकेट्स लिए हैं, 84 विकेट्स लिए हैं। और इनका बेस्ट है बॉलिंग में 4 विकेट लेकर 16 रन देना। समझ में आ गया? इसी कारण इनको क्या किया गया है? इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में पहला रैंक इनको मिला है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए क्योंकि फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर है जिनको यह स्थान मिला। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ अ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन, नए चेयरमैन किसे बनाएगा? न्यू चेयरमैन ऑफ अ नेशनल कमीशन किसे बनाया गया? डॉक्टर बी एन गंगाधर। डॉक्टर बी एन गंगाधर। डॉक्टर बी एन गंगाधर। अब थोड़ा सा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसको कब बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है और कैसी बॉडी है, इसके बारे में जान लेते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट में बिल लाया गया था 2020 में और उसको पास कराकर इसको बनाया गया। मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ध्यान रखिएगा। कब बनाया गया था? 2020 में, 2020 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। इससे पहले जो जो बॉडी थी मेडिकल के लिए वो क्या थी? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको खत्म कर दिया गया। उसके जगह पर नेशनल मेडिकल कमीशन लाया गया जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी थी। और इसके 33 मेंबर्स हैं, इसमें टोटल 33 मेंबर्स है जिसमें एक चेयरमैन है। ओके, समझ में आ गया? अब ये करते क्या है? ये जो मेडिकल में जो एजुकेशन होता है उसके एरिया को देखते हैं, जो रिसर्च होता है उसके एरिया को देखते हैं। मतलब किस तरीके से मेडिकल के क्षेत्र में अच्छे तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके और समय समय पर मेडिकल में कुछ अच्छा चीज लाया जा सके जो कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट। यह है काम नेशनल मेडिकल कमीशन का, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए डॉक्टर बी एन गंगाधर जी। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, कब बनाया गया, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है? तो 25 सितंबर 2020 को ही बनाया गया। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सिंपल सी बात है, आपको नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल से रिलेटेड है, जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्हीं के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो कौन है? ओके, तो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो कि राज्यसभा में लीडर भी हैं। और इट नो प्रॉब्लम। और बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ नंबर। अभी न्यू इंडेक्स लॉन्च करने की बात की गई है, मतलब न्यू इंडेक्स रिलीज करने की बात की गई। उस इंडेक्स का नाम क्या है और उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगा?
उसको बात समझ लेते हैं। क्या है न्यू? न्यू इंडेक्स जो है उसका नाम है वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स। ये नेक्स्ट ईयर से रिलीज होगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर। परंतु इसको अनाउंसमेंट अभी से हो गया है और पहली बार ऐसी बात हो रही है। ओके, पहली बार रिलीज करने का मतलब आज तक सॉइल हेल्थ इंडेक्स कभी तक रिलीज नहीं हुआ है वर्ल्ड लेवल पर। तो पहली बार वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करने की बात की गई है। कौन रिलीज करेगा? यूनेस्को। यूनेस्को, ओके, इन्होंने। अब इसमें करेंगे क्या? जो वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उनके सॉइल की स्टडी करेंगे और उनके बारे में बताएंगे लोगों को, क्योंकि आपको पता ही है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके कारण जो मिट्टी है अपनी उपजाऊ खो रही है। तो जो बढ़ते हुए पॉपुलेशन को कैसे मतलब फूड प्रोवाइड किया जा सकता है फ्यूचर में, इसलिए यह स्टेप लिया जा रहा है कि सॉइल के बारे में अच्छे से रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाए और लोगों हर डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनको उसके बारे में बताया जाए, जिससे कि लोग अपने सॉइल की रक्षा कर सके। समझ में आ गया? जैसे कि इंडिया में भी एक सॉइल हेल्थ कार्ड रिलीज होता है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, तो ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। न्यूज में आ गया, यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को फॉर्म हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, हम जब HQ लिखते हैं तो हेडक्वार्टर है पेरिस में, पेरिस क्योंकि फ्रांस की राजधानी है। अभी जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करने की बात की गई, कहीं तो बात की गई होगी, कुछ तो हुआ होगा जहां पर यूनेस्को ने बात किया है। हाँ, कहाँ पर? अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सॉइल पर, उसमें बात किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल, उसी में यूनेस्को ने यह डिक्लेयर किया, यह अनाउंस किया है। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल 2024 है वह कहाँ हुआ? वह मोरक्को में हुआ है। ओके, मोरक्को में हुआ। और अब मोरक्को कौन सी कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मोरक्को। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स कौन रिलीज करेगा? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये यूनेस्को रिलीज करेगा नेक्स्ट ईयर से। और नेक्स्ट है, देखते हैं, अहोम मोइदम। अहोम मोइदम, मोइदम ये क्या है? अभी न्यूज में है, ये है क्या? आप लोगों को नाम देख के समझ में आता होगा। अहोम, अहोम क्या है? एक साम्राज्य है जो कि आसाम का। अहोम मतलब एक साम्राज्य हुआ करता था आसाम राज्य में। अब मोइदम मैदान से रिलेटेड है, मैदान से निकल कर आया है। तो इसमें होता, अहोम मोइदम में होता क्या था, जो अहोम साम्राज्य के राजा रानी राजकुमार जब वो मरते थे तो उनकी बॉडी को दफनाया जाता था उस जगह पर, इसलिए इसको बोला जाता है अहोम मोइदम। एक तरीके से अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान बोला जाता था। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी आसाम गवर्नमेंट ने अहोम मोइदम को यूनाइटेड जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होता है उसको डिक्लेयर करने की बात की है। यूनेस्को से अहोम मोइदम को कहा गया कि अहोम मोइदम को आप क्या करिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करिए। जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा तो अलग से फंड रिलीज किया जाएगा इसके लिए, तो और इसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होगा और लोग अच्छे तरीके से वहां पर विजिट करेंगे और देखेंगे। और इसे जो आसाम का क्या बोला जाता है? पिरामिड बोला जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे इजिप्ट का पिरामिड,
उस पिरामिड के अंदर क्या रहता है, जो इजिप्ट के महाराजा रानी राजकुमार हुआ करते थे उनके क्या होते थे, एक तरीके से कब्रिस्तान था, उनके बॉडी को वहां पे दफनाया जाता है। ठीक वही प्रक्रिया यह अहोम मैदोम में भी किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, आसाम का पिरामिड। समझना क्या, पक्का, गॉट इट। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा अहोम तो आसाम राज्य से रिलेटेड है। इसके जो आसाम गवर्नमेंट है, इनको यूनाइटेड जो यूनेस्को है उससे सिफारिश किए हैं कि आप इसको क्या डिक्लेयर करिए, हेरिटेज साइट, वही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट जैसे डिक्लेयर होगा, टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो अधिक से अधिक लोग विजिट करेंगे तो आसाम को फायदा होगा। तो क्या समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, गॉट इट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और पूछा जा सकता है, जो अहोम म्यूजियम है वह आसाम के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ध्यान दीजिएगा, आसाम के किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट में पूछा जा सकता है। चरैदियो डिस्ट्रिक्ट में है, आसाम के चरैदियो डिस्ट्रिक्ट में अहोम म्यूजियम है। समझ में आ गया, इसे आसाम का पिरामिड कहा जाता है। और अहोम साम्राज्य के जो राजा रानी राजकुमार हुआ करते थे उनकी कब्रिस्तान है वहां पर, और 90 से अधिक लोग वहां पर दफनाए गए। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो समुद्री अंतरराष्ट्रीय एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है, देखते हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है इसका, तो रिमपैक्ट, तो रिम और पैसिफिक सब मिलकर पैक बन गया, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं रिमपैक्ट। अभी ये न्यूज में क्यों है, आपको पता है जो पैसिफिक ओशन है उसमें एक हवाई आइलैंड है जो कि अमेरिका का है, वहां पर 29 देशों की जो नेवी है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गई है, और इंडिया की जो नेवी है वो भी वहां पे पार्टिसिपेट करने गई है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अंतरराष्ट्रीय समुद्री एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, गॉट इट, पक्का। इसमें 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए हैं। कहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है, हवाई आइलैंड में, ये एक्सरसाइज हवाई आइलैंड में हो रहा है, ओके। और इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करने पहुंची है वहां पे, और इंडियन नेवी की कौन से शिप, जैसे कहीं भी कोई एक्सरसाइज होता है तो हर देश की कोई ना कोई शिप जो है वो जाती है, वो पार्टिसिपेट करती है वहां पे। तो हमारे यहाँ से आईएनएस शिवालिक गया है, आईएनएस शिवालिक पार्टिसिपेट किया है इसमें, ओके, जो कि 27 जून से स्टार्ट हुआ है और 7 जुलाई तक चलेगा, मतलब कल तक चलेगा, नो डाउट कर लीजिए। पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सा है, तो रिमपैक्ट, जिसको फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिम ऑफ द पैसिफिक, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में होता है, प्रशांत महासागर में होता है, इसलिए उसी के नाम पर रख दिया गया है इसको, ओके। अभी आईयूसीएन जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने अभी एक हाथी है उसको इंडेंजर्ड घोषित किया है, उस हाथी का नाम क्या है, पूछा जा सकता है कौन सी स्पेसीज है हाथी, मतलब हाथी की एक प्रजाति है जो कि विलुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उसको आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है। तो क्योंकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है,
इन्वायरमेंट से जो भी रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, उसको हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। स्पेसीज ऑफ एलिफेंट recently declared endangered by IUCN। ओके, कौन सा है, कौन सा एलिफेंट है वो? बोर्नियो एलिफेंट, बोर्नियो एलिफेंट। बोर्नियो एलिफेंट को क्या डिक्लेयर किया गया है? इंडेंजर्ड। क्योंकि आईयूसीएन आपको पता है, आईयूसीएन जो है एक रेड डेटा लिस्ट जारी करता है। उस रेड डेटा लिस्ट में जो भी दुनिया के जो इंडेंजर्ड पशु हैं, पक्षी हैं और क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो गायब हो चुके हैं, जो या तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो वल्नरेबल हैं, उनका एक क्या रिलीज करता है, एक डेटा रिलीज करता है, जिसके बारे में क्या हो सके, जिसकी सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, समय समय पे कुछ मेजर लिया जा सके, जिससे उस जीव जंतु को क्या प्रोवाइड किया जा सके, सुरक्षा प्रोवाइड किया जा सके। पक्का समझ में आ गया? तो जो आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट है, मतलब खतरे की घंटी बज गई अगर किसी जीव जंतु का इसमें नाम आता है। तो जो बोर्नियो एलिफेंट है उसमें उसका नाम आ गया। अब बोर्नियो क्या है आपको पता है ना? बोर्नियो एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में। बोर्नियो क्या है? एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, ये जो 3 कंट्री है, कंबाइंड आइलैंड उसका है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक कंट्री का नहीं है, मलेशिया का भी कुछ पार्ट उसमें है, इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट उसमें है, और जो ब्रुनई है कंट्री, उसका भी कुछ पार्ट उस बोर्नियो आइलैंड में है। ध्यान दीजिएगा, तो बोर्नियो आइलैंड न्यूज में आ गया है। ओके, तो पूछा जा सकता है कहां पर है? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में किस किस कंट्री का है यह? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। ओके, ब्रुनई, गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो स्पेसीज ऑफ एलिफेंट रिसेंटली डिक्लेयर इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन, क्योंकि ये आईयूसीएन का ही काम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये उसी का काम है जो बोर्नियो एलिफेंट को डिक्लेयर किया है क्या? इंडेंजर्ड। अब एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में, यह बोर्नियो एलिफेंट है वह इंडेंजर्ड क्यों हो रहा है, मतलब खत्म होने के कगार पे क्यों है, एक तरीके से बहुत ज्यादा खतरा उसके ऊपर क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो बोर्नियो आइलैंड है वहां पे बहुत ज्यादा पाम की खेती होती है, जो पाम ऑयल होता है उसकी खेती हो रही है। उसके कारण ही इनके जो जिनको इनका जो हैबिटाट है जहाँ पे रहते हैं वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। क्यों? जो पाम ऑयल की खेती करने के लिए, इसलिए यह खतरे में आ गया है। पक्का समझ में आ गया? 100% नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्नियो आइलैंड। ओके, अब आईयूसीएन कब बनाया गया था? आईयूसीएन जो 1948 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब संपूर्णता अभियान, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? जिसको संपूर्णता अभियान भी बोलते हैं या संपूर्ण अभियान भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान भी बोल सकते हो और संपूर्ण अभियान भी बोल सकते हो। यह चलाया गया है नीति आयोग द्वारा, भाई नीति आयोग, नीति आयोग। अब हम एक क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
नीति आयोग से पहले इसके जगह पर प्लानिंग कमीशन काम करता था। प्लानिंग कमीशन करता क्या था, 5 साल का योजना लाता था, पर नीति आयोग 5 साल का काम नहीं करता है। जो रिसेंट में आया है उसके लिए भी काम करता है, मीडियम टर्म के लिए भी काम करता है और अगले 15-20 साल के लिए भी काम करता है। समझा क्या? पर प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए एक बार ही योजना लाता था, उस पर काम करता था। अब ये जो संपूर्ण अभियान चलाया गया नीति आयोग द्वारा, ये है क्या, पूछा जा सकता है। आप लोगों को पता है 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और 2023 में एस्पिरेशनल ब्लॉक लॉन्च किया गया था। आकांक्षीय जिला, आकांक्षी ब्लॉक जो है उसको लॉन्च किया गया था। ये है क्या? अब जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर, हेल्थ के सॉरी, आई एम रियली सॉरी, इकोनॉमिक के तौर पर, हेल्थ के तौर पर, एजुकेशन के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, और जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनसे बहुत पीछे होते हैं। इसलिए इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो पिछड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जो पिछले जिले होते हैं, जो पिछले ब्लॉक्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं, उनको उनके यहाँ डेवलपमेंट कर एजुकेशन को बढ़ावा देकर, हॉस्पिटल बनाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, उनको उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको ऊपर लाया जाए और जो देश के अंदर जो विकसित जिले हैं उनके बराबर लाकर खड़ा किया जाए, जिससे कि उस जिले से लोग जो है माइग्रेट होकर दूसरे जिले में न जाए जॉब करने के लिए। बात समझ में आई? ये होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक। तो उसके अंदर 6 इंडिकेटर्स हैं। उस 6 इंडिकेटर को 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेना, पूरा कर देना, इसलिए संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा चलाया गया। अब 6 इंडिकेटर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब 6 इंडिकेटर्स को कंप्लीट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीटनेस कैंपेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। कंप्लीट करना है। अब ये प्रोग्राम कब से कब तक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, लगभग आप कह सकते हो कि 3 महीने का है प्रोग्राम। 6 इंडिकेटर्स क्या है? जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जब उनको डिलीवरी हो गया तो उसके बाद उनका रजिस्टर होना जरूरी है। पहला मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन, बच्चा हो गया, बच्चा लड़का है, लड़की है, सुरक्षित है, क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर उसके बाद उस जिले में या उस ब्लॉक में जितनी भी औरतें हैं उनको न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है कि नहीं, पोषित जो फूड है, खाना है, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूसरा इंडिकेटर। तीसरा इंडिकेटर 9 महीने से लेकर 11 महीने के बच्चों को वैक्सीनेशन हो गया है कि नहीं, उनका जो वैक्सीनेशन है वो हो गया है कि नहीं, ये हो गया। और जो है, जो सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के एजुकेशन होते हैं वहां पर पावर सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, ये देखा जाता है। फिर स्कूल स्टार्ट होने के बाद 1 महीने के अंदर सभी बच्चों को किताब मिल गया है कि नहीं मिल गया, ये सब देखने का काम है। ये है 6 इंडिकेटर जो कि कंप्लीट करना है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में। समझ में आ गया? क्योंकि इनको किसी भी तरीके से जो देश के अंदर विकसित जिले हैं, विकसित ब्लॉक्स हैं, उसके लेवल पर लाना है। इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इनकी जो हेल्थ सेक्टर है वो खराब है, इनका एजुकेशन खराब है, यहाँ पे इन जिलों में, इन ब्लॉक्स में डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो किसी भी तरीके से कर वहां मतलब डेवलप डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाना है। अगर ये छोटे छोटे जिले और जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जो पिछड़े हैं, अगर इनका डेवलपमेंट होगा तभी जाकर पूरे राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ गया? अभी तक कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास? 115, और 2018 में लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कितने अनाउंस किए गए हैं? 500। इसको 2023 में
अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। समझ में आ गया। और ये इंडेक्स मतलब जो ये अभियान है कौन चला रहा है? नीति आयोग। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही होगा। इसमें तो प्रधानमंत्री मोदी है, इसलिए मोदी इसके चेयरमैन है। कब लॉन्च किया गया था नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 को। समझ आ गया? पक्का। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके। 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिससे कि जो 6 इंडिकेटर जो हमने आपको बताए उसको किसी भी तरीके से कंप्लीट कराना है इस जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स है। पक्का समझ में आ गया? 100%। नहीं, स्कूल ऑफ वेपन सिस्टम, जो हथियार प्रणाली के लिए एक स्कूल बनाया गया, उसको अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। तो पूछा जा सकता है किस जगह इनॉग्रेट किया गया है, किस जगह खोला गया है और कौन जो है उसका इनॉग्रेशन किया है, ये पूछा जा सकता है। ध्यान देते हैं। स्कूल ऑफ वेपन सिस्टम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद। हैदराबाद में एयरफोर्स का एक स्टेशन है, उसका नाम है बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन। वहां पर बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन, ये कहां पर है? हैदराबाद। समझ में आ गया? अभी जो नाम क्या है? स्कूल ऑफ वेपन सिस्टम, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पहले वो जान लेते हैं। इनॉग्रेटेड बाय वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी। अब ये वी.आर. चौधरी है कौन? हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ओके, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के क्या है? चीफ है। इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसमें होगा क्या? जो इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं उनको, जो इंडियन एयरफोर्स हथियार इस्तेमाल करती है उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब अभी से ही इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है कि फ्यूचर में युद्ध तो होने वाला है, तो पहले से ही अपने सोल्जर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए हथियारों का, जो इंडियन एयरफोर्स हथियार यूज करती है। पक्का समझ में आ गया? इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? स्कूल ऑफ वेपन सिस्टम। जितने भी प्रकार के वेपन्स यूज करती है इंडियन एयरफोर्स, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगी। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। नो डाउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आर्म फोर्स है उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। ओके। सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, किसको अपॉइंट किया गया? सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक किसको अपॉइंट किया गया? निकुंज श्रीवास्तव को। पूछा जा सकता है एग्जाम में, निकुंज श्रीवास्तव। ओके, ये गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है, सॉरी आईएएस ऑफिसर। समझ में आ गया? गॉट इट? अब थोड़ा सा ये वर्ल्ड बैंक न्यूज में आ गया है, उनके बारे में जान लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है वो कौन है? इंडियन है। ओके, अजय बंगा जी। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। जो इनके चेयरमैन है उनके बारे में जान लेते हैं। चेयरमैन, अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडियन है, अजय बंगा। इसको कब बनाया गया था ये बताइए थोड़ा सा? 1944 में बनाया गया था। हम पूछते हैं कि बताइए, फिर उसके बाद हम बता देते हैं आप लोगों को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी।
डीसी। ओके, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की कैपिटल। समझ में आ गया? ये 10 न्यूज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्लीज इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जाने से पहले वीडियो अगर पसंद आया, लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।